SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। सदर अस्पताल में शराब पीते पकड़े गए जिला अनुश्रवण पदाधिकारी, शिकायत मिलने पर उत्पाद विभाग ने ताबड़तोड़ मार दिया छापा। मां पर ही लगा बेटे की हत्या करने का आरोप, पत्नी ने दर्ज किया FIR। महीनों से फरार चल रही मां हुई गिरफ्तार। और राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म होते कांग्रेस में आया उबाल। केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में शुरू हुआ प्रदर्शन, फूका प्रधानमंत्री का पुतला। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में जाम छलका रहे जिला स्वास्थ्य समिति के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी नशे की हालत में पकड़े गए। उत्पाद विभाग की टीम के पहुंचते ही पदाधिकारी के होश उड़ गए। वे भागना चाहे लेकिन पकड़ लिए गए। ब्रेथ एनालाइजर की जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में उत्पाद इंस्पेक्टर कुमार अभिनव ने बताया कि अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी का नाम राकेश कुमार है। वे सदर अस्पताल स्थित अपने क्वार्टर में शराब पी रहे थे। सूचना के आधार पर टीम अस्पताल पहुंच गई और क्वार्टर का गेट खोलवाकर जांच की गई तो वे नशे में थे। जांच में शराब पीने की पुष्टि होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने शराब बेचने वाले का नाम भी बताया है। टीम अब उसकी तलाश में जुट गई है। ये कार्रवाई कल शाम की गई है। गुप्त सूचना मिली थी कि सदर अस्पताल के कैंपस में जिला स्वास्थ्य समिति के बिल्डिंग में एक व्यक्ति नशे की स्थिति में है, तो इस पे कार्रवाई हेतु कुमार रविशंकर एवं रामानंद प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम भेजा गया और टीम घटनास्थल पर पहुंची और संबंधित बिल्डिंग के दूसरे मंजिल पर जब टीम गई और इनके घर का दरवाज़ा खुलवाया तो ये व्यक्ति नशे में पाए गए और घटनास्थल पर इनका ब्रेथ एनालाइजर मशीन से श्वास परीक्षण किया गया, जिसमें इनके द्वारा शराब सेवन की पुष्टि हुई एवं इन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया और उसके बाद इनको गिरफ्तार करते हुए उत्पाद थाना लाया गया। आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी? इनसे पूछताछ की गई है कि इनको शराब कहाँ से उपलब्ध हुई है और इन्होंने कुछ जानकारी भी दी है। उस आधार पर जो अन्य लोग हैं, सप्लायर हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इनके खिलाफ जो भी आरोप है कागजात तैयार कर न्यायालय में इनको पेश किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के किस पद पे ये व्यक्ति जिला स्वास्थ्य समिति में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी के पद पर कार्यरत है।
जिस मां ने जन्म दिया उसी ने खाने में जहर डालकर अपने बेटे की हत्या कर दी। इस कलयुगी मां की करतूत जानकर आपके भी आंखों में आंसू भर जाएंगे। मुजफ्फरपुर में मां और बेटे के रिश्ते को कलंकित कर देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने कलयुगी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना औराई थाना क्षेत्र के खेतलपुर की है। बताया गया कि गांव के अनिल सहनी की शादी नरमा गांव के बबीता देवी से हुई थी। बबीता अपने मायके में थी। इसी बीच 3 अगस्त 2022 को अनिल सहनी की विषाक्त भोजन करने से मौत हो गई और परिजनों ने मृतक की पत्नी को सूचित किए बगैर अंतिम संस्कार कर दिया। मृतक की पत्नी बबीता को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने औराई थाने में सास सैल देवी पर खाने में जहर देकर हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज करा दी। मामले में पिता और भाई को भी आरोपित किया गया। उसी मामले में फरार चल रहे मृतक की मां सैल देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरोगा राधे श्याम सिंह ने कहा कि बेटे ने जहर खा लिया था। उसकी पत्नी ने अपनी सास और ससुराल के अन्य सदस्यों पर ही केस कर रखा है। उसी मामले में उसकी सास की गिरफ्तारी हुई है। किस कांड में है? ये भाई जो किया हुआ कांड उसमें भावो केस कर दिया है। घर आपका नाम? विजय सोहनी। विजय सोहनी। तो जहर उमर खा ली थी क्या? मर गई हो? कहाँ शादी हुआ था आपके भाई का? लड़मा। नरमा खा लिया था रूस के जी। तो उस मामले में क्या कार्रवाई की गई? वही में प्राथमिक अभियुक्त था। ये कौन कौन है अभी? लाश के जला देने था बिना पतों के पहले। अभियुक्त कौन है? लड़का का? शैल देवी के पति है और 2 बेटा। माँ भी आरोपित है? माँ भी। हाँ सर, शैल देवी के पति फरार है क्या? ना वो जेल गेल है। उसकी माँ गिरफ्तारी हुई है? हाँ, माँ और बेटा। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद से ही देश भर में खलबली मच गई है। देश के कोने कोने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गया। मुजफ्फरपुर में भी शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से तिलक मैदान रोड कार्यालय से जुलूस निकालकर सरियागंज टावर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को खत्म करना चाहती है। सरकार के खिलाफ उठने वाले हर आवाज को दबाना चाहती है। विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई के द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि किसी भी नेता को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। इसका जवाब देश 2024 के आम चुनाव में भाजपा को देगी। वहीं कार्यकारी जिला अध्यक्ष कृपा शंकर शाही ने कहा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी हताशा को प्रदर्शित करने वाला कृत्य किया है। मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष सूरज दास, युवा कांग्रेस अध्यक्ष आनंद कौशल, केदार सिंह पटेल, निसारुद्दीन छोटे, महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, मनोवर आजम, केदार सिंह पटेल, कौशल किशोर चौधरी सहित सैकड़ों कांग्रेस नेता मौजूद रहे। विपक्ष के नेता को लगातार जो है टारगेट किए हुए हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भाजपा सरकार। जो इनको नक्शमस्तक हो जाता है उसको केंद्र में मंत्री बना देते हैं। जो विपक्ष का भूमिका निभाता है उसको या सीबीआई और ईडी का धमकी देते हैं, उसके घर पर छापामारी करते हैं, एफआईआर करते हैं। और आज आप देखिए कि राहुल गांधी जी राजनीतिक बयान दिए हैं और उसको जो है कि जज को बदल कर न्यायालय में उन पर 2 साल का सजा कर दिया। आज जो है सदस्यता खत्म कर दी गई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के। तानाशाही रवैया के खिलाफ मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में सरियागंज टावर चौक पर हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किए हैं और जमीन से लेकर सांसद तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और हमारे नेता को झूठे मुकदमा में फंसाकर यह जो है सतमे जेते यह देश में अंग्रेज का हुकूमत को कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं की तो यह मोदी सरकार का खात्मा निश्चित है। जनता देख रही है, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है और यह अपना तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। आप देखे हैं कि जितने विपक्षी हैं
सबको टारगेट करके यह फंसा रहे हैं और मिसयूज करके ईडी सीबीआई का मिसयूज कर रहे हैं। आज हमारे राहुल गांधी जो लीडर ही नहीं लीडर भी हैं, वह साहब कहे कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, मेरा राजनीतिक बयान है, और पूरे भारत में अराजकता पैदा कर दिए हैं। विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इनको सिर्फ विपक्ष के नेता को फंसाना यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक कदम है। हम ऐलान करते हैं सदस्यता रद्द किया गया है। सदस्यता रद्द किया गया है। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन देश जानती है कि राहुल गांधी जी इसमें निर्दोष है। भाजपा और नरेंद्र मोदी जी की हताशा को प्रदर्शित करने वाला यह कृत्य है। वह राहुल गांधी जी से डरते हैं। पहले उनकी बात को मीडिया का मुंह बंद करके लोगों के बीच आने से रोकते थे। अब संसद में भी उनकी बातें चुभती हैं उनको। अडानी के खिलाफ जो बातें राहुल गांधी ने जो की है, तो उनकी नौकरी करने का, उनकी चाकरी करने का इन्होंने सबूत दिया है और उन्होंने अपनी वफादारी का सबूत दिया है यह कृत्य करके कि मैं आपका वफादार हूं अडानी जी और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। किस तरह देख रहा है सदस्यता रद्द किया गया है, उसको किस तरह देख रहा है? बिल्कुल, यह हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी चाकरी को सिद्ध करने का काम किया है। उन्होंने दिखाया है कि मैं आपका वफादार हूं और आपकी वफादारी में मैं कुछ भी कर सकता हूं, और इसलिए उन्होंने यह मतलब गैर कानूनी स्टेप लिया है। अब आगे कांग्रेस क्या करेगी? कानूनी लड़ाई जो है वो चलते रहेगी और सड़क से सदन तक लड़ाई चलेगी। सड़क की लड़ाई अभी आज से आगाज हो गई है और आगे ये लड़ाई आगे चलती रहेगी। बिहार में बिजली दरों में 24.10% बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब बिहार वासियों को पर यूनिट ₹1.67 अधिक देने पड़ेंगे। अब 100 यूनिट तक बिजली यूज करने वाले कस्टमर को ₹147 चुकाने होंगे। फिक्स्ड चार्ज भी अब दोगुना कर दिया गया है। बिजली कंपनियों ने 40% तक बिजली दर वृद्धि और साथ ही फिक्स्ड चार्ज भी दोगुना से अधिक करने का प्रस्ताव दिया था। ये प्रस्ताव कंपनियों ने बिजली आपूर्ति खर्च में हुई वृद्धि को आधार बनाते हुए दिया था। हालांकि विद्युत नियामक आयोग ने कंपनियों के प्रस्ताव को नहीं माना। हालांकि इसके बाद भी बिहार की जनता को अब बिजली बिल में अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। बिजली की बढ़ी दरों को लेकर हमारी टीम मुजफ्फरपुर के आम लोगों से मिली। उनसे जाना कि उनके पॉकेट पर इस बढ़ोतरी का क्या असर पड़ा। तो किसी ने शराबबंदी से राजकीय कोष में घट रहे टैक्सों को इसका जिम्मेदार बताया, तो किसी ने सीधा सरकार पर इस बोझ का ठिकरा फोड़ा। आज हमने बिहार सरकार के जो पेपर में जो न्यूज़ देखा उससे बहुत दिल को आहत पहुंचा है। ऐसा मानिए कि ऐसा लग रहा है कि गरीब को जीने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे मानिए तो ऐसा लग रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो शराबबंदी की भरपाई का जो खामियाजा है वो अब हमारे बिजली विभाग जैसे लोगों से भरपाई करवाना चाह रही है। ऐसे में गरीब के जीने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार हमारे पेट्रोल, डीजल, अनाज, गैस जैसे दामों में बढ़ोतरी कर रही है और हमारे बिहार सरकार मुख्यमंत्री जी बिजली जैसे दरों में बढ़ोतरी करके गरीबों का सुख चैन छीन रही है। ऐसे में मानिए कि गरीब लोग अब बिहार से पलायन करें और नहीं तो ऐसे महंगाई से आत्महत्या करने पर लोग मजबूर हो जाएंगे। और ऐसे मजबूर हो जाएंगे और नहीं तो ऐसा एक दिन आएगा कि घर घर के व्यक्ति लोग सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। चोरी चमारी इतना डकैती बढ़ जाएगी कि लोग अब पिस्तौल के बल पर रोड पर लूटपाट करेंगे, रोड पर लूट मचाएंगे। इसका सारा श्रेय जाएगा हमारे बिहार सरकार को। सरकार को कहिए हम लोग घर का लाइन काट दे और नहीं तो हम लोगों का जीने का हक पॉइजन दे दे, हम लोग खा के मर जाए। तो नरेंद्र मोदी पहले से हम लोगों को मार रहे थे। आए दिन कभी गैस बढ़ोतरी, कभी अनाज बढ़ोतरी, कभी ये बढ़ोतरी, कभी वो बढ़ोतरी। अब रही बिहार सरकार तो हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में वो हो करके हम लोग डिस्टर्ब हो करके अपने आप को या तो सुसाइड कर लेंगे, ना बाल बच्चा को लेकर के अग्निदाह कर लेंगे। कहाँ से लाएंगे हम? सरकार पैसा नहीं दे पाएंगे। लाइन काटने आ गए तो फिर उनको मारेंगे, नहीं तो उनको कुछ कहेंगे, नहीं तो उनसे झगड़ा करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसके लिए सरकार को हम लोगों के लिए सोचना होगा। नहीं सोचना होगा तो हम लोग लास्ट में जो डिसीजन लेना होगा कड़ा से कड़ा डिसीजन लेना हो सकता है। ट्रांसफार्मर वगैरह भी क्षति कर सकते हैं। क्या लगता है कि शराबबंदी बंद होने से टैक्स बढ़ाया गया? एकदम सही बोल रहे हैं। शराबबंदी के कारण हम लोगों के माथे पे बोझ डाला जा रहा है।
शराबबंदी का बोझ हम लोगों के माथा पे डाला जा रहा है। शराबबंदी के कारण आए दिन इस पर टैक्स, उस पर टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, हम लोग बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए हुए हैं। सरकार को हम लोग को देखना चाहिए था। हम लोग जिस दिन आ गए अपने आप में, सरकार को उस दिन नहीं रहना होगा, सरकार को भी हटना होगा। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं हैं। इतना सरकार को जान लेना चाहिए, चाहे वो मोदी हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे नीतीश हो, चाहे कोई भी हो, हमसे हैं, हम उनसे नहीं हैं। इतना उनको कह दीजिएगा और कहिए इस पर अमल करने के लिए। नहीं तो पब्लिक यदि भड़क गया तो उनका जीना माहौल हो जाएगा, जी नहीं पाएंगे ढंग से। गरीबों का बात करते, गरीबों का मसीहा, गरीबों का दुश्मन नरेंद्र मोदी, गरीबों का दुश्मन है सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। यदि ये सब नहीं हटाते हैं तो गरीबों का हमदर्द कहाँ है? जो बिकोसिल बिकता था 2 रुपया में, वो बिकोसिल 20 पैसा में, वो बिकोसिल बिक रहा है अभी 2 रुपया में। गरीबों का मसीहा कौन सा है? गरीबों का मसीहा गरीब है। हम वो तो अमीर लोग हैं। हम लोग के पैसा से ऐश करता है, उन लोगों के पैसा से मैं ऐश नहीं करता हूँ। हम लोगों के पैसा से वो लोग ऐश करता है। वो दुश्मन है हम लोगों का। खाता हमारा है, गाता वो अपना है। ये गलत है, उनको कहिए इस पर स्टेप लेंगे। कितना प्रभाव पड़ेगा गरीबों पर? गरीब पर मर रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे? इसी कारण तो ये सब इतना जो चोरी डकैती छीन छोड़ हो रहा है, क्या हो रहा है? इसी कारण हो रहा है। रोजगार मिल नहीं रहा है। जो रोजगार में से आय होता है उसमें घर का पूर्ति नहीं होता है। बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई कहाँ से होगा? क्या करेगा आम जनता? क्या करे? कहाँ से लाए पैसा? कहाँ से लाए? इसका कोई सूरत नहीं है। डीजल पे दाम बढ़ गया, पेट्रोल पे दाम बढ़ गया, एक ले दे करके थोड़ा बहुत बिजली, इस पर भी दाम बढ़ गया। क्या करेंगे? हम लोग एकदम डिस्टर्ब हैं। ये जो है बिहार में बिल्कुल यह गरीब राज्य है और यहाँ पे बिजली का दर इतना अधिक होना, गरीबों के ऊपर जो है अत्याचार हुआ। क्योंकि गरीब, और आज के डेट में बिजली के बिना कोई भी परिवार अब नहीं रह सकता है। क्योंकि बच्चों को पढ़ाई से लेकर मोबाइल हो, टीवी हो, बहुत सारे चीज़ जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग में बिजली के बिना जीवन यापन करना अब असंभव दिख रहा है। तो ये गरीबों पर अत्याचार है। क्या लग रहा है शराबबंदी के कारण टैक्स की भरपाई बिजली से किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। शराबबंदी के कारण, क्योंकि शराब से जो है राजस्व की क्षति हो रही है शराबबंदी के कारण, तो उसको तो कहीं ना कहीं सरकार उसको मैनेज करेगी। तो ये सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला सामान है जो बिजली है, इसके ऊपर लाद दिया गया है। उसके बाद है भूमि, जो रजिस्ट्री का चार्ज भी बढ़ा दिया गया है। जान माल बचाओ संघर्ष समिति ने मुजफ्फरपुर के गाय घाट में चल रहे बागमती बांध के मरम्मती काम में तेजी लाने को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। समिति के सदस्यों का कहना है कि नेपाल से तेहवारा पंचायत तक बांध का काम पूरा हो गया है। सिर्फ NH57 को जोड़ने के लिए 4 किलोमीटर बांध का मरम्मत होना है, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी बांध का काम पूरा नहीं किया गया। बार बार डीएम एवं कमिश्नर की ओर से सिर्फ आश्वासन ही मिला। बरसात से पहले अगर बांध का काम पूरा नहीं हुआ तो लोग बेघर हो जाएंगे। मांग है कि बाढ़ से पहले बागमती नदी के बांध का काम पूरा कर लिया जाए। हम लोग बागमती प्रोजेक्ट का सर चतुर्थ फेज का जो है सर 4 किलोमीटर बांध बचा हुआ है, जो नेपाल से 85 किलोमीटर बांध बन करके तेहवारा पंचायत तक आ चुकी है। और NH57 इसी बीच में 4 किलोमीटर बांध बचा हुआ है, जो बाढ़ के मौसम में पूर्ण फ्लड में हम लोगों को जान माल का घर द्वार भी भस जाता है सर। और इस बांध को पूर्ण करने के लिए हम लोग कई साल से सरकार के यहाँ प्रतिवेदन दे रहे हैं कि उसको पूर्ण कर दिया जाए महाशय, क्योंकि हम लोग इसमें डूब करके मर रहे हैं। सरकार हर साल आश्वासन देती है कि इस बार हो जाएगा, लेकिन वो विफल हो जाता है। इसलिए माननीय मंत्री जी से भी हम लोग मिले हैं, उनका भी आश्वासन मिला है कि इस बार हो जाए। जल संसाधन मंत्री से हम लोग मिले हैं, अभी हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय से मिल के आए हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि अजय जी का चिट्ठी हमको आ चुका है, हम इस बार इस पर ध्यान दे रहे हैं। अब कब इस बांध पूरा होगा, कब लोग हम इस बाढ़ से हम लोग बचेंगे। हम लोगों को जो स्थिति ऐसा है, घर लोग कहता है ज़मीन घर द्वार सब हम लोगों को भर जाता है। हर साल की ये महामारी हम लोगों के साथ हो रही है और सरकार इसका अलाइनमेंट का सर फुल्ली पेमेंट भी हो चुकी है और अभी तक इस पर बांध निर्माण कार्य 4 किलोमीटर में बाधित है। और उसके बाद पंचम फेज का भी कार्यक्रम चालू है सर। सरकार पंचम फेज का भी कार्यक्रम चालू कर दिया है। चतुर्थे फेज का 4 किलोमीटर बांध बचा हुआ है, जो भारी तबाही हर साल मचाता है। 7-8 पंचायत मुजफ्फरपुर का है सर, और दरभंगा पंचायत का पश्चिमी भाग, पश्चिम वो सिंहवाड़ा प्रखंड पड़ता है सर। वहाँ से हया घाट तक के लोग इस बाढ़ से प्रभावित होते हैं। हम लोगों को आशा है कि सरकार हम लोगों की बात को सुनेंगे।
होलिका दहन के दिन शुरू हुए गंगौर पूजा का शुक्रवार को पूरे राजस्थानी विधि विधान से महिलाओं ने पूजा अर्चना कर गंगौर को विसर्जित किया। मनपसंद वर पाने की कामना करते हुए विवाहित महिलाओं के साथ कुंवारी कन्याओं भी इस पर्व को करती हैं। विवाहित महिलाएं इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु की कामना करने के लिए करती है। इस दिन गंगौर माता को सजा धजा कर पालने में बैठाकर विसर्जित किया जाता है। पूजा होलिका दहन के दिन से शुरू होकर 18 दिनों तक चलती है। गंगौर पूजा करते वक्त महिलाओं के पास साफ पटरा, कलश, काली मिट्टी, होलिका की राख, गोबर या फिर मिट्टी के उपले, सुहाग की चीज़ें, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, काजल, इत्र, शुद्ध घी एवं कई सामान रहती है। मुजफ्फरपुर के सीढ़ी घाट पर विसर्जन कर रही तान्या ने बताया कि गंगौर पूजा के दिन सुहागिनों दोपहर तक व्रत रखती है। पूजा के समय शिव गौरी को सुंदर वस्त्र अर्पित करती है। माता पार्वती को संपूर्ण सुहाग की वस्तुएं चढ़ाती है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप, दूब और पुष्प के पूजा अर्चना करती है। इस दिन गंगौर माता को फल, पूरी, गेहूं चढ़ाए जाते हैं। दोनों हाथों में दूब लेकर इस जल से पहले गंगौर पर छींटे लगाए जाते हैं। फिर महिलाएं उस जल को अपने ऊपर सुहाग के प्रतीक के तौर पर छिड़क लेती है। अंत में माता को भोग लगाकर गंगौर माता की कथा सुनती है। वहीं संध्या ने बताया कि इस दिन अविवाहित लड़कियां और विवाहित स्त्रियां 2 बार पूजन करती है, जिसमें पपड़ी या गूने रखे जाते हैं। गंगौर विसर्जित करने के बाद घर आकर गंगौर की राजस्थानी गीत गाए जाते हैं। होलिका दहन के दिन से स्टार्ट होती है गंगौर पूजा, ठीक है ना। ये ईसर गौड़ा मतलब सिर्फ पार्वती के लिए की जाती है। मतलब हम लोग पार्वती जी है ना मायके आती है, ठीक है, और 16 दिन अपने मायके में पूजा करते हैं और उसके बाद है ना आज के दिन है ना वो ससुराल फिर वापस हम लोग बसान करते हैं, ससुराल चल जाती हैं। आज मेरा पहला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम तो इस चीज़ को लेके कि फर्स्ट ही रहता है और उसके बाद तो फिर शिव जी और पार्वती जी आते हैं। फर्स्ट है, अच्छा है। हाँ, कैसे पूजा किया जाता है? कैसे पूजा की जाती है इनकी, तो कैसे एक मेहंदी से, काजल से, रोली से इनको पूजा किया जाता है। फिर फूल वगैरह चढ़ाया जाता है इन पे। और जो भी लास्ट वाले दिन, आज वाले दिन है ना, फिर बहुत सारे मैरिड वुमेन सब आ जाती है। और क्या मांगे इनसे? भगवान से क्या मांगे? क्या मांगे, बस अच्छे जाइए, अच्छे से फिर से आइए नेक्स्ट ईयर और अपना आशीर्वाद हम लोग के ऊपर बना के रखिए और खुश रहिए आप लोग। के बाद फर्स्ट टाइम तो घर पे होता है, मम्मी पापा के घर पे, अच्छा लगा करके, सबके साथ टाइम स्पेंड करके। किस तरह पूजा अर्चना की है? सुबह पूजा होती है, इसमें गीत गाते हैं, धूप से पूजा करते हैं, फिर शाम को वापस पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। क्या महत्व है इस त्योहार का? ये सुहागनों का होता है, तो सुहाग के लिए होता है, जिसमें औरतें अपने सुहाग के लिए, अपने बीवी अपने घर वालों के लिए, भाई के लिए, पिता के लिए पूजा याचना करती हैं कि उनको सुख रखे, उनको सुखी रखे। जो सावन वाली होती है उसको हरियाली तीज बोलते हैं और ये गंगौर वाला संधारा हुआ ये दिन राजस्थान का पर्व है। ये खास मतलब मारवाड़ियों का है। शादी होती है उसका पूरे परिवार के लिए होता है या सिर्फ पति के लिए? ये सुहागनों का पर्व है और इसको बहुत पूरे राजस्थान में क्या पूरे सुहागन सारी बहुत धूमधाम से मनाती है। कुंवारी लड़कियां भी इसको है ना पूजा करती है। कुंवारी है, नई लड़कियां हैं, सब पूजा करती है। जदयू के प्रदेश सचिव कविंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता सुभाष सिंह को माफी मांगने को कहा है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि तनखैया नेता वाले बयान पर सुभाष सिंह कुशवाहा समाज से माफी मांगे। यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभी हाल के दिनों में नई पार्टी जो बनी है आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के, उनके ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भाई सुभाष कुशवाहा जी के द्वारा जो यूट्यूब चैनल के द्वारा एक कुशवाहा समाज पर एक टिप्पणी किए हैं वो बहुत ही दुखद है। सारा समाज के लोग मर्माहत है उनके टिप्पणी से कि कुशवाहा समाज के लोग पर वो कहे हैं कि तनखैया बोले हैं कि तनखैया लोग ही जनता दलियों में जो अभी पद मिला है वो तनखैया लोग हैं। इससे हम लोग काफी दुखी हैं, कुशवाहा समाज के लोग दुखी हैं। जो लोग भी यूट्यूब चैनल माध्यम से श्री सुभाष कुशवाहा जी का वक्तव्य को सुना है वो काफी दुखी है। मुझे भी काफी दुखी है कि इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए।
कुशवाहा समाज के लोग शुरू से मेहनती होता है। वह बंजर भूमि को जोतता है, जोत कर और खेती करता है। और अंत पूरे सूबे बिहार में नहीं, पूरे देश में कुशवाहा समाज एक मेहनती से जाने जाता है। वह मैंने कहने का अर्थ है कि वो काफी मेहनती होता है कुछ समाज का लोग। ये लोग ठगेरा नहीं होता है। कुशवाहा समाज के लोग अपना देता है, वो किसी से लेता नहीं है। या कोई भी पार्टी में हो, कुशवाहा समाज के लोग अगर कोई पद मिलता है तो ईमानदारी पूर्वक उसका कार्य करते हैं, निर्वहन करते हैं, समझे। और इस तरह का बयान आदरणीय श्री सुभाष कुशवाहा जी बड़े भाई हैं। आपको अभी हाल के दिनों में राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी में हैं। और उनका जो वक्तव्य आया है यह बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। कुशवाहा समाज, मैं कहूंगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि भाई कुशवाहा श्री सुभाष कुशवाहा जी, आप जो वक्तव्य दिए हैं कि कुशवाहा समाज के लोग तनकहिया है, तो जनता दल में जो पदाधिकारी बने हैं वो तनकहिया है, इस वक्तव्य को आप वापस लें और समाज से माफी मांगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम कविंदर कुशवाहा हुआ। हाल में आज से 2-3 दिन पहले जनता दल के प्रदेश सचिव, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जनता दल श्री उमेश कुशवाहा जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा अभी हाल के दिनों में आज से 2-3 दिन पहले प्रदेश सचिव बनाया गया है। सोशल मीडिया पर भ्रामक और अश्लील वीडियो डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने, गोबरसही और डुमरी पोखर के गरीब परिवारों को अविलंब घर बनाने में मदद करने, भूमिहीन परिवार को अविलंब बासगीत पर्चा देने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार 17 मार्च से लोक चेतना दल की प्रदेश संगठन सचिव सह कार्यक्रम प्रभारी धनवंती देवी ने मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में आमरण अनशन पर बैठी है। शुक्रवार को 8वें दिन भी अनशन जारी रहा। अनशन के समर्थन में लोक चेतना दल के सदस्यों ने जुलूस निकालकर डीएम के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार झा ने कहा कि जिला प्रशासन हम लोगों की मांगों पर कार्रवाई करने में देर कर रही है। इससे प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और बिहार सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। मौके पर दल के जिला महासचिव आनंद कुमार झा, प्रभात कुमार, जगलाल पासवान, रंजीत कुमार सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। बताइए ना किस लिए प्रदर्शन? ये बिहार सरकार की स्थिति बद से बदतर है और उसमें भी ये मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी जो हैं 35 वर्षों के अंदर जितने भी जिलाधिकारी आए सबसे बदतर स्थिति इनका बना हुआ है कि आज अनशन का 8वां दिन है। लोक चेतना दल के प्रदेश संगठन सचिव धनवंती देवी 8 दिनों से अनशन पर हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और साथ ही अनशन स्थल पर की जो बुनियादी व्यवस्था है उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है और सोचा जा रहा है कि हम लोकतंत्र को दबा दें। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखने को ये रोकना चाहते हैं। ये इनकी स्थिति इतनी बदतर हो गई हुई है कि इनको ये समझ में नहीं आता है कि अतिक्रमण और गरीबों के बसने में क्या अंतर होता है। ये कैसे आईएएस बन गए हैं ये नहीं समझ में आता है कि इनको ये कैसे ये सोच रहे हैं कि अतिक्रमण और गरीबों का बसना, गरीबों का घर उजाड़ना दोनों एक ही बात है। कब तक अनशन जारी रहेगा? अनशन तो तब तक जारी रहेगा जब तक इन गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा और हमारी मांगों का पर पूरी कार्रवाई नहीं होगी। कब से बैठे हुए? कब? 17 मार्च से हम लोग लगातार अनशन पर हैं। आज अनशन का 8वां दिन है। ओबीएस एंड गायनो सोसाइटी मुजफ्फरपुर एवं एसोसिएशन ऑफ ओबीएस एंड गायनो सोसाइटी बिहार झारखंड की ओर से शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के जुड़न छपरा में आयोजित प्रेस वार्ता में वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रंगीला सिन्हा ने बताया कि दोनों संगठन मिलकर पूरे अप्रैल माह में एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। उन्होंने बताया कि युवा किशोरियों को मासिक धर्म शुरू होने के समय या उसके कुछ दिन बाद मासिक धर्म के समय बहुत दर्द होता है। कभी कभी यह दर्द असहनीय होता है और इसके लिए दर्द की दवा खानी पड़ती है। कभी कभी यह दर्द इतना तेज हो जाता है
कि दर्द की गोली से भी ठीक नहीं होता है। किशोरियों में इस तरह के दर्द हो तो वे सावधान हो जाए। यह साधारण दर्द से अलग बीमारी है जिसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। इसके कारण किशोरियों को एंडोमेट्रियोसिस और उसके चलते बांझपन तक हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस में अगर उसका इलाज प्रारंभिक अवस्था में नहीं कर लिया जाए तो बच्चा नहीं होगा। महीना में अधिक रक्तस्राव और पैरों में हमेशा के लिए दर्द रहने की बीमारी हो जाती है। इसलिए किशोरियों में शुरुआत के समय में होने वाले दर्द को बहुत हल्के से नहीं ले एवं तुरंत किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ की सलाह ले। यह बीमारी एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है जिसका इलाज संभव है। प्रेस वार्ता में डॉक्टर नीलम सिन्हा, डॉक्टर साधना सिन्हा और डॉक्टर विभा वर्मा भी मौजूद रही। साधारण दर्द होगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस का दर्द होगा तो नहीं ठीक होगा। ये दर्द हमेशा हर एक महीना में बढ़ता जाएगा और अगर मालूम हो गया कि हाँ ये एंडोमेट्रियोसिस है तो इसका दवाई निकल गया है। इसको डायनोजेस्ट कहते हैं। डायनोजेस्ट ऐसा दवाई है जिससे कि इसको अरेस्ट कर दिया जा सकता है उसी समय। 14, 15, 16 साल की लड़की है, उसी समय इसको डायग्नोसिस करके, अच्छा डायग्नोसिस करने का तरीका है कि एक तो हम लक्षण से करते हैं, दूसरा है कि एक और तरीका है उसको कहते हैं लेप्रोस्कोपी। उसको लेप्रोस्कोप से देख करके उसका हम डायग्नोसिस कर देंगे। अगर लेप्रोस्कोप कराना मुश्किल है तो बीमारी का दवाई जो होता है उसको दीजिए। वो दवाई से अगर उसको ठीक हो गया इसका मतलब वही बीमारी है, तो दवाई से उसका डायग्नोसिस भी हुआ, उसका ट्रीटमेंट भी हुआ। तो आप जब समझिएगा कि हमको ये बीमारी है, चाहे आपके दिमाग में ही बात रहेगी कि हाँ ये बीमारी हो सकता है, तब ना उसका इलाज कीजिएगा, चाहे उसका डायग्नोसिस कीजिएगा। हमारा कहने का मतलब यही है, हमारा मतलब यही है कि हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। माता पिता को, लड़की को कहने से कुछ नहीं होगा, उसके माता पिता को, उसके स्कूल के टीचर को, उसके अगल बगल रहने वाले लोगों को, मर्द हो औरत हो जो भी है, चाचा हो, बाबा हो, मामा हो, सबको ये बात होना चाहिए कि अगर इस लड़की को इतना दर्द है कि हम दवा भी दे रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो इसको जाकर के किसी डॉक्टर से दिखाना चाहिए, किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहिए कि आखिर बात क्या है। तो ये बात कितनी बड़ी बात है सो आप सोच लीजिए। अगर उसी समय उसको मालूम हो गया कि हाँ ये एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है तो उसी लाइन पर हम लोग जाएंगे और उसको ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट से अगर ठीक हो गया तो हमेशा के लिए ठीक होगा। उसका 6 महीना से लेके 2 साल 3 साल तक ट्रीटमेंट चलता है और अगर उसी समय वो ठीक हो गया तो उसको बच्चेदानी बंद नहीं होगा, उसका फॉलोपियन ट्यूब खुला रहेगा। क्या कर रहे हैं इसको लेकर 1 अप्रैल को आप लोग? हम लोग 2 अप्रैल को हम लोग इसको शुरू की तो पूरा महीना ही चल रहा है ना। अभी सीतामढ़ी में चल रहा है, अभी गया में चल रहा है। हमारा जो इंडिया एसोसिएशन ऑफ बिहार एंड झारखंड है उसमें 12-13 सोसाइटी है, हर एक सोसाइटी में चल रहा है। ये हम आपको सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के बारे में बता रहे हैं कहे कि आसपास का है, वैसे हर एक सोसाइटी में हो रहा है। ये पूरा महीना में हम लोग स्कूल विजिट करते हैं, स्कूल में टांग देते हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं, सब जितना हो सकता है पेशेंट आती है पेशेंट को देते हैं। जहाँ सभी जाइएगा नर्सिंग होम में सब जगह टांगा हुआ है। तो हम लोग जागरूकता इसको फैलाते हैं, जितना हो सकता है लोगों को बताते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। मुजफ्फरपुर के गौशाला रोड स्थित सेंट जेवियर्स जूनियर सीनियर स्कूल के प्राचार्य अमोद कुमार दत्ता ने बताया कि 26 मार्च को सेंट जेवियर्स जूनियर सीनियर स्कूल गौशाला रोड में और 27 मार्च को सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल बैरिया में कैरियर काउंसलिंग की जाएगी, जिसमें बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ एक परिचर्चा की जाएगी। शुक्रवार को स्कूल की तरफ से आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 10वीं या 12वीं के बाद बच्चे अपने विषय का चुनाव करने में चूक जाते हैं या असमंजस की स्थिति में होते हैं। इसे लेकर विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों की सलाह पर उन्हें उनके मनपसंद विषय के चुनाव और आगे की कैरियर की जानकारी दी जाएगी। जो बच्चे आज क्लास 10 की परीक्षा जिन्होंने दे दिया है और परिणाम की आशा कर रहे हैं, आज का प्रेस रिलीज जो है उन्हीं से संबंधित है। अक्सर ये देखा जाता है कि क्लास 10 को करने के बाद बच्चे स्लगिश हो जाते हैं, थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं। वो 2-3 महीने रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं और रिजल्ट के इंतज़ार करने में वो अपने 2-3 महीने
बर्बाद कर लेते हैं। इन 2-3 महीनों में वो इधर उधर घूमने चले जाते हैं या इधर उधर भटकाव का अपना पैशन पूरा करते हैं। उन्हीं बच्चों के लिए हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम बनाए हैं। जैसे कि पहली चीज़ होती है कि बच्चे 3 महीने पढ़ाई न करके वो दूसरे काम करते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि क्लास 11 और क्लास 12 का सिलेबस सबसे ज़्यादा भारी होता है। कैरियर में अगर कोई सिलेबस उनके लिए सबसे टफ होता है तो क्लास 11 और 12 का टफ होने का कारण है कि इसमें हर विषय को अलग अलग सूक्ष्म तरीके से पढ़ना पड़ता है और उनके पास समय कम होता है, जो कि रिजल्ट का इंतज़ार करने वाले बच्चे के 3 महीने कम हो जाते हैं और 1 मार्च का महीना जो परीक्षा का महीना होता है, 8 महीनों में उनको करीब करीब 1.5 गुना या 2 गुना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है। बच्चे सिलेबस नहीं कंप्लीट करने के कारण इधर उधर भटकते हैं और बाद में वो अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। इंटरेस्ट खोने का असर ये होता है कि उनकी तैयारी माकूल नहीं हो पाती है और क्लास 11 का कोर्स उनका करीब करीब अधूरा रह जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने, और जो दूसरी बात ये भी होती है कि बच्चे को क्या विषय लें क्या नहीं लें। अब हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता है, हर बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता है। हर बच्चे के दिमाग में गार्जियन दबाव डालते हैं कि लड़कियां हैं तो डॉक्टर बनो, लड़का है तो इंजीनियर बनो, अगर कुछ नहीं बन पाओ, कमज़ोर हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन लो। क्या इतना आसान है? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना इतना ही अगर आसान होता तो आज हिंदुस्तान का हर बच्चा वैसा होता। तो बच्चे को ये भी जानना है कि बेटे अगर आपने IIT क्रैक नहीं किया, अगर आपने PMT क्रैक नहीं किया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा को नहीं पास किया या उसकी तैयारी नहीं की, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन है आपके पास आर्ट्स सब्जेक्ट ऑप्ट करने का ऑप्शन है, आप हिस्ट्री लेकर के बड़ी पढ़ाई कर सकते हो, आप लैंग्वेज लेकर बड़ी पढ़ाई कर सकते हो, और यहाँ तक कि आप UPSC की तैयारी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल स्टडी के रूप में आर्ट्स भी एडॉप्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने किया है कि रविवार 26 मार्च को सेंट जेवियर जूनियर सीनियर स्कूल में जो गौशाला रोड में है, वहाँ पर एक कैरियर परिचर्चा का आयोजन किया है या करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को भी आमंत्रित किया है ताकि वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में विषयवार उनके पसंद के, उनके चुनाव के बारे में समझ सके और सही डिसीजन ले सके। क्या कुछ प्रोग्राम आयोजित होगा करियर काउंसलिंग के दौरान? बस वही अभिभावक होंगे, बच्चे होंगे, हम लोग होंगे, काउंसलिंग करने वाले लोग होंगे, वो उनको बताएंगे। 2 बातों पर वो स्ट्रेस देंगे कि बच्चे तुम अगर आज परीक्षा खत्म हो गई है तो बस 5-6 दिन 7 दिन आराम कर लो, इंटरटेन कर लो, मौज मस्ती कर लो, मगर तुरंत अप्रैल से तुम लोग अपनी तैयारी शुरू कर दो। अप्रैल से क्लास 11 की तैयारी शुरू कर दो ताकि अप्रैल मई जून ये 3 महीने जो तुम रिजल्ट का इंतज़ार करोगे उस दरमियान तुम क्लास 11 के 1/4 सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे, जिसमें 10 का फंडामेंटल भी होता है और 11 का जो फर्दर कोर्स होता है। तो ये 3 महीने वो नहीं बर्बाद करें, इसके लिए हम लोग को काउंसलिंग करनी है। और उसके अलावा
वो क्या कैरियर लें, वो आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, साइंस लें, साइंस में भी मैथमेटिक्स लें या बायोलॉजी लें, क्या ऑप्शन लें अपने कैलिबर, अपने चॉइस के अनुसार उसकी काउंसलिंग हम लोग करेंगे। हाँ, परिचर्चा करेंगे। वो 26 को रविवार के दिन सेंट जेवियर जूनियर सीनियर स्कूल में और 27 को सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल बैरिया में, ये हम लोग करेंगे। दोनों जगह कैरियर काउंसलिंग होगा। हाँ। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर उस समय हड़कंप मच गया जब प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर खड़ी मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जाने वाली 12,211 गरीबरथ एक्सप्रेस की बोगी संख्या G15 में अचानक आग लग गई। आग लगने से स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि रेलवे अधिकारियों की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि गरीब रथ एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए खुलने वाली थी, तभी बोगी संख्या G15 में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। हालांकि तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। आग लग गई थी 12-211 में G15 में। कैसे आग लगी थी, ये सूचना मिली, जानकारी मिली कैसे आग लगी थी? ये तो लगी कपलर से लगी थी, एसी कोच कपलर से शॉर्ट सर्किट। हाँ। कौन सा कोच में लगा था? G15 एसी था। हाँ। क्या फिर कैसे, मतलब कुछ हताहत कोई लोग तो नहीं हुए इसमें? नहीं, कोई नुकसान तो नहीं हुआ अभी तक। गाड़ी अभी जाने वाली थी वो कोच का। हाँ। कितने बजे? 3:15 में। अभी सफाई हो रही थी। हाँ हाँ, उसी बीच में आग लगी। हाँ। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग ने तगड़ा झटक दिया है। राज्य में बिजली बिल महंगा हो गया है। आयोग ने बिजली की दरों में 1 अप्रैल से 24.1% की बढ़ोतरी का फैसला सुनाया है, यानी कि अब बिजली उपभोक्ताओं को 1.25 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसके साथ ही बिजली बिल के फिक्स्ड चार्ज में भी 2 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है, जिसका अब विरोध शुरू हो गया है। विद्युत उपभोक्ता मंच इसे लेकर एक तरफ जहां धरना प्रदर्शन की तैयारी में जुट गया है, वहीं चेंबर ऑफ कॉमर्स और कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स ने भी बिल बढ़ोतरी को गलत बताया है। बिहार सरकार पूरी तरह निरंकुश हो गया है। बिहार की गरीब गुरबा जनता को एक प्लान बे के तहत प्रीपेड मीटर सभी को जबरन लगवा दिया और एक योजना के तहत अचानक 25% लगभग 25% बिजली बिल बढ़ा देना, जो देश का सबसे अधिक बिजली बिल है। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है और बिजली बिल में सबसे अधिक बिजली बिल लेने की प्लानिंग किया है सरकार ने, लेकिन जनता ऐसा नहीं होने देगा। विद्युत उपभोक्ता मंच चरणबद्ध आंदोलन करके पहले धरना देंगे, बिहार बंद करेंगे, रोड करेंगे। मैं ऐसे करते करते सरकार को घुटने पर ला देगी। सरकार को वापस लेना पड़ेगा। गरीब जनता नहीं सहेगा, गरीब उपभोक्ता नहीं सहेगा। या अप्रत्याशित जो 25% बिजली गरीब गुरबा कहाँ से देगा? जो 200-300 रुपया डेली कमाता है, कहाँ से देगा? वह गरीब जनता को मारने का यह व्यवस्था किया है बिहार सरकार ने। ऐसा नहीं चलने देगा विद्युत उपभोक्ता मंच और इसका भरपूर विरोध करेगा। देखिए, ये बड़ा अजीब स्थिति है। एक तो व्यापारी अभी कोरोना की मार से उभरा नहीं है। इंडस्ट्री वैसे ही कोई बड़ी इंडस्ट्री बिहार में नहीं है। अभी देखिए, यूपी में योगी जी ने एक सम्मेलन किया, उसमें लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट सारे बड़े बड़े उद्योगपति ने लगा दिया। बिहार में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। एक तरफ आप बोलते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगाइए, इथेनॉल का लगाइए, कपड़े का हब बनाएंगे, और आप बिजली का दाम बढ़ा रहे हैं। इससे तो किसान का भी आपने गांव का भी बढ़ा दिया, शहर का भी बढ़ा दिया, कमर्शियल भी बढ़ा दिया। तो आखिर मतलब क्या पॉलिसी आपकी है? मतलब इनका पॉलिसी का कोई सेंस, मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा है कि आखिर ये सरकार चाह क्या रही है। इंडस्ट्री को बुलाना चाह रही है और जो लोग हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उन पर आप एडिशनल एक बोझ डाल दिया। को लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत पहले प्रीपेड मीटर लगाए गए और उसके बाद बिजली दरों में वृद्धि की गई। बिल्कुल, आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। आपको तो आपकी बिजली कट जाएगी। आप नई मीटर रिचार्ज कराएगा, आपकी बिजली कट जाएगी। वैसे भी अगर पुराना भी मीटर होता तो आपका बकाया हो जाता तो बिजली आके काट देता। ये तो एक बहुत बड़ा बोझ आ जाएगा सबके, हर वर्ग के लिए
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स सिर्फ बड़े व्यवसाय की संस्था नहीं है, छोटे से लेके बड़े हर वर्ग के व्यवसाय की संस्था है। हमारे लिए तो ये बहुत ही दुखद समाचार है। मतलब क्या इनका आयोग है, क्या इनका टीम ने रिकमेंडेशन दिया, मेरे समझ के ये बाहर की बात है और ये उद्योग के लिए बहुत ही बुरा संदेश और संकेत है। नहीं, क्या कुछ करेंगे इस पर तो हम लोग आज कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें हम लोग निर्णय लेंगे। वैसे हम लोगों को यह पहले से ही अंदेशा था कि बिहार सरकार जो है वो बिजली दर में बढ़ाने जा रही है, तो उस अंदेशा को देखते हुए हमारे चैम्बर ने पहले भी पत्राचार विभाग के साथ करना प्रारंभ कर दिया था। हम लोगों ने 10/1/2023 को भी हम लोगों ने विद्युत नियामक बोर्ड जो है उसको एक पत्र दिया था चैम्बर से कि भाई इस तरीके की सूचनाएं समाचार पत्रों में जो आ रही है, तो वो अगर आप इस ढंग से अगर अप्रत्याशित वृद्धि करेंगे अगर बिजली के दर में, तो निश्चित रूप से इसका बहुत ही कुप्रभाव पड़ेगा। डोमेस्टिक के साथ साथ उद्योग व्यवसाय जो भी है उस सब पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही अभी तो कोविड का जो है अभी तक जो है वो पोस्ट पेड अभी तक जो सो समझिए कि नहीं गया है, अभी भी व्यापार पूरा चरमराया हुआ है और इस परिस्थिति में इस प्रकार की बढ़ोतरी करना यह परिषद जो है वो अनुचित मानती है। हालांकि हमारे पत्र के आलोक में माने वहाँ से पत्र हम लोगों को मिला है, जो मिला था फरवरी में 8/2/2023 को, कि आपने जो भी पॉइंट्स उठाए हैं उस पॉइंट्स को हम लोग संबंधित विभाग को भेज दे रहे हैं और उस पर हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भी मतलब हम लोगों ने भेजा है। आश्चर्य का विषय है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय 30.7 हजार प्रति व्यक्ति आए हैं। यहाँ पे विद्युत दर में इस प्रकार 25-30% की बढ़ोतरी करना यह यहाँ की जनता के साथ नाइंसाफ़ी है। जबकि महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय 1,96,000 रुपये है, वहाँ पे बिजली का दर 9.26 9 रुपये 26 पैसा प्रति यूनिट है। ये तो लगता है कि जैसे कि यहाँ तो सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं लग रही है, कि जितना व्यवसायियों को, गरीब जनता को और आम जनता को यहाँ ना कोई उद्योग है ना कोई व्यवसाय है, जितना मन में आया इस लग रहा है कि लूट मची हुई है। या तो यहाँ पे जो नीति निर्धारक है उनको नीति निर्धारण ये किस हिसाब से करते हैं भगवान मालिक है, और इस प्रकार से अराजकता का माहौल बनेगा और इतनी चोरी होगी जो सरकार के बूते के बाहर हो जाएगी बिजली को रोकना। वो लगता है और सरकार एक मिनट और ये के तहत प्रीपेड मीटर लगाए गए, पहले ही बिजली बिल बढ़ाने से पहले पूरे जिले में इस तरीके से ये सिर्फ जनता के आंखों में धूल झोंकना है, इस प्रकार का माहौल क्रिएट करना कि जनता में जन आक्रोश हो और सारा दोष जनता के ऊपर मढ़ दे। सरकार की विफलता इन सबों से परिचित होती है कि ध्यान अपने विकास के ऊपर से हटाकर इस प्रकार के मुद्दे को स्थापित कर दें। जो विकास अवरुद्ध था आगे भी होता रहेगा, जनता इससे उलझी रहेगी, सरकार से कोई प्रश्न नहीं करेगी कि हमारे विकास का आपने जो रोड मैप बनाया था उसका क्या हुआ। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम के गठन के 2 साल पूरा होने पर मुजफ्फरपुर BMP 6 के ऐतिहासिक ग्राउंड में शुक्रवार को परेड का आयोजन किया गया। कमांडेंट विशाल शर्मा ने परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम 2021 ने पिछले 2 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की है। स्थापना दिवस के मौके पर कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मेडिकल जांच शिविर का शुभारंभ उन्होंने फीता काट कर किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत की। कमांडेंट विशाल शर्मा और कमांडेंट MR नायक ने सेरेमोनियल सलामी लिया। MR नायक ने कहा कि आने वाले समय में महिला पुलिस का दायित्व काफी बढ़ने वाला है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात फेरी से की गई। DSP दशरथ यादव ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया। अंत में मुजफ्फरपुर जोन के IG पंकज सिन्हा, SSP राकेश कुमार, कमांडेंट विशाल शर्मा और कमांडेंट MR नायक ने पौधारोपण कर अधिनियम दिवस समारोह का समापन किया। 2021 का आज द्वितीय वर्षगांठ है, तो उस अवसर पर हम यहाँ आए हैं और हम लोग BSAP में जो है, जो हम लोग को जो ड्यूटीज़ जो राज्य सरकार के द्वारा जो नए जो मिल रहा है, जो विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान जो
दरभंगा एयरपोर्ट है, महाबोधि मंदिर है, और पटना मेट्रो अभी आने वाला है, या और भी एयरपोर्ट्स जो आने वाले हैं, और जो एंटी राइट का जो ड्यूटी होता है, जो जब भी दंगा को उसको निरोध करने के लिए हम लोग जो केंद्र का अर्धसैनिक बल है, रैपिड एक्शन फोर्स, उस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन वो हर जगह टाइमली नहीं आ पाता है, तो हम लोग अपना कैपेसिटी बिल्डिंग हम कर रहे हैं। तो उसी का ही नोडल सेंटर है यहाँ पे, जो हमारा 3 बटालियन है, जो कटिहार और सासाराम का भी, वाहिनी का भी, यहीं पे एक क्लस्टर बना के यहाँ ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो हम लोगों को मुख्यतः जो जो जिला पुलिस है उसको सहयोग करने के लिए जो उनका जो ड्यूटीज़ है, तो उसी में जो विशेष ड्यूटियाँ हैं उसी में सहयोग करने के लिए तो हम लोग होते हैं बीएसएफ के, और उसमें हम लोग अपना जो विभिन्न तरह का जो ट्रेनिंग लेकर हम अपने आप का जो हमारा जो क्षमता है उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो उसमें हम लोग अच्छा से 2 साल में काफ़ी कुछ हासिल किया, बहुत ही अच्छा से किया। और हमें जैसा भी जो आपने कहा कि महिलाओं का भागीदारी इसमें है, और महिलाओं का भी एक टुकड़ी जो है 2021 में सीआरपीएफ एकेडमी में जाके उसका भी एक कंपनी पूरा हमारे पास तैयार है, जो विशेष टास्क करने के लिए है, और कर भी रहा है, अभी वर्तमान में है। तो हम लोग अभी तक अच्छा से कर रहे हैं। सेंट्रल फोर्स के तर्ज पर सर इसको विकसित किया था, तो मॉडर्नाइजेशन की दिशा में क्या कुछ और? तो मॉडर्नाइजेशन में जो भी एक तो है कि ट्रेनिंग है, दूसरा जो उपकरण जो भी उसके लिए जो चाहिए होता है आपको, तो वो सब का हम लोग आकलन करते हैं, और हम लोग को मॉडर्नाइजेशन में अच्छा खासा आवंटन मिलता है। उसी में हम लोग अपना गाड़ी हुआ, हथियार हुआ, बाकी जो भी ट्रेनिंग के लिए जो भी ज़रूरत है वो सब में हम लोग अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ह्यूज इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसी हिसाब से हम लोग अपना जो भी चुनौतियों को मुकाबला अच्छे से कर रहे हैं। अभी क्या मतलब चुनौती है सर आप? जो भी मैं चुनौती तो वो हमारा जो स्टेट पुलिस वो देखती है, उनको सहयोग हम लोग करते हैं। हम लोग अपना जो डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर कहिएगा बीएसएफ का, तो एक दरभंगा एयरपोर्ट है, जो एयरपोर्ट का जो एरिया है, जो हम लोग को जो मिला है राज्य सरकार के आदेशानुसार, हम लोग उसमें हम लोग जो सीएसएफ के तर्ज पे एयरपोर्ट का सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। उसी हिसाब से बोध गया महाबोधि मंदिर है, वहाँ पर भी हमको जो विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान है, सरकार ने उसको घोषित कर दिया, उसका भी हम लोग जो सिक्योरिटी और प्रोटेक्ट करना है, बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करना है, और जो एम्प्लॉयज़ है जो ड्यूटी कर रहे हैं उसको सिक्योरिटी प्रदान करना है। मुजफ्फरपुर के रजिस्ट्री कार्यालय के पुराने बिल्डिंग का जीर्णोद्धार कर बनाए गए रेस्ट हाउस और जीविका द्वारा खोली गई दीदी की रसोई का शुभारंभ शुक्रवार को डीएम प्रणव कुमार ने किया। जमीन खरीद बिक्री के लिए आने जाने वालों के लिए रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में बैठने और खाने पीने के लिए दीदी की रसोई की शुरुआत की गई है। साथ ही नीरा की भी बिक्री यहां से शुरू की गई है। रजिस्ट्रार राकेश कुमार ने बताया कि रमजान और नवरात्र के दिनों में इसे शुरू किया जाना एक अच्छी पहल है। डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि अब रजिस्ट्री कार्यालय में आने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। जैसा कि आप लोग अभी देखें कि हमारे डीएम सर द्वारा उद्घाटन किया गया, यहाँ पर निबंधन करने वाले जो भी पक्षकार आते हैं उनके लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें महसूस हो कि वो घर पे हैं। राजस्व देते हैं। बिहार दिवस के अवसर पे ये डीएम सर और हमारे एसीएस महोदय का सोच था कि हमारे पक्षकार को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाए, और इसका उद्घाटन रमज़ान के पावन पर्व के अवसर पे हुआ है। साथ ही साथ अभी हम लोग का देख रहे हैं कि रामनवमी का नवरात्र चल रहा है। यहाँ पर निबंधन कार्यालय के पार्श्व में बगल में हम लोगों ने प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया है। बेसिकली जो निबंधन के लिए पक्षकार यहाँ उपस्थित होते हैं उनको यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और सहूलियत दी जा सके, इस उद्देश्य को लेकर के यहाँ अबैंडन बिल्डिंग थी जिसका पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण करा करके उसमें काफ़ी बेहतरीन व्यवस्थाएं दी गई हैं ताकि पक्षकारों को कोई दिक्कत न हो और काफ़ी सुविधा मिल सके। और साथ ही साथ इस बिल्डिंग में दीदी की रसोई के रूप में एक स्नैक्स काउंटर का भी हम लोगों ने यहाँ उद्घाटन किया है ताकि आने वाले पक्षकारों को और आसपास के कार्यालयों में जो भी लोग आते हैं सरकारी कार्यालयों में किसी कार्य से, उन्हें आसानी से सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, इसको लेकर यह किया गया है। और मैं इसके काफ़ी सफल होने की कामना करता हूं। उम्मीद करते हैं कि इससे पक्षकारों को काफ़ी सुविधा मिलेगी।
चैत्र नवरात्र के अवसर पर मुजफ्फरपुर के फलाहारी बाबा मठ में 9 दिनों का सीताराम नवाह यज्ञ का आयोजन किया गया है। रोजाना अखंड रामायण की पाठ की जा रही है। पिछले 4 वर्षों से यहाँ सीताराम यज्ञ का आयोजन हो रहा है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ लग जा रही है। मौके पर उपस्थित प्रोफेसर कौशल चौधरी, पंडित विश्वनाथ झा, विक्रम सराफ, मनोज दास सहित अन्य भक्तों ने बताया कि सीताराम और हनुमान की मूर्ति भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। ऐसी मान्यता है कि यज्ञ के दौरान मांगी गई मन्नतें पूरी होती है। यहाँ सीताराम नाम नवाह का शुरुआत हुआ है कल से, और ये चैत्र रामनवमी के बाद इसकी समाप्ति होगी। राम नाम महायज्ञ से इस कलिकाल में बहुत सारा जो दोष है, मानव का दोष संस्कार, उसमें उन्नति होती है, दोष मिटता है, संस्कार में उन्नति होती है, और इससे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में शुद्धता आती है, बहुत सारा रोग का निवारण होता है, मन में शांति होती है। इससे लाभ ही लाभ है। इसका बहुत सारा वैज्ञानिक कारण भी है। इसमें मानस में बहुत सारा वर्णन है, वेद पुराण में वर्णन है कि इसमें राम नाम का जो जाप है, इससे बढ़ के कलयुग में कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा जाप जो है राम नाम ही है। भगवान का नाम लेने से सारा दोष मिटता है, रोग मिटता है और परम शांति की प्राप्ति होती है, इस लोक में भी और परलोक में भी है। इसलिए इतना बड़ा महायज्ञ यहाँ महंत जी के द्वारा फलाहारी बाबा आश्रम में आयोजन किया गया है। तो श्रद्धालु लोग आ रहे हैं। अखंड रामायण पाठ हो रहा है रोज, और नवाह का कार्यक्रम चल रहा है। ये 4 वर्षों से यहाँ पर आयोजित है। इसमें हमारे सर का और डॉक्टर साहब हैं, आँख के कुछ और भी गणमान्य व्यक्ति, उन लोग का सभी का यहाँ से जुड़ाव है। तो उन लोग की कृपा से ये यज्ञ का चल रहा है 4 वर्षों से। और विशेष हम क्या बोले, और यहाँ के समस्त जनता हमारे केदारनाथ के रोड के जो भी है, उनको हम शुभकामना देते हैं कि वो स्वच्छ और स्वस्थ रहें, अच्छा विचार बने, यही कामना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।